ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये पहला लेक्चर है, इसके बाद इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर भी आएगा। यहाँ पर हम बेसिक प्रीमाइसेस जो फंडामेंटल है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान से इसको आप देखो। ये है गोल्डन ट्रायंगल क्रिमिनल लॉ का। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट। अब समझने के लिए शुरू करते हैं सब्सटेंटिव लॉ से। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो होता है विच डिटरमाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइंस करता है लायबिलिटी फॉर पनिशमेंट, जैसे आईपीसी। अब इंडियन पिनल कोड बताता है कि थेफ्ट किया है तो सजा मिलेगी, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, एज द केस में भी। और अगर ये सिविल लॉ है, सिविल लॉ की बात करें तो वहां पर कोई स्टेटस राइट लायबिलिटी को सर्टेन किया जाता है टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रिलीफ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर ए कहता है बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तो वहां पर ए को रिलीफ दिलवाया जाएगा, ए को कॉम्पेंसेशन दिलवाया जाएगा। प्रोसीजरल लॉ क्या करता है? टू रियलाइज और टू मेटीरियलाइज सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ इज रिक्वायर्ड। तो जो यहाँ पर आपने लायबिलिटी राइट स्टेटस की जो बात करी है, इसको आप रियलाइज कैसे करोगे? आपने कह तो दिया कि इनको पनिशमेंट मिलेगी या इनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पर वो कॉम्पेंसेशन कैसे लेगा, उसको पनिशमेंट कैसे दिलवाई जाएगी, केस कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ में लिखी जाती है। क्रिमिनल लॉ के लिए सीपीसी और सीआरपीसी, और सिविल लॉ के लिए सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब प्रोसीजरल लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी बोला जाता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन इसके साथ एक टैग और है, इसे कहते हैं लेक्स फोरी। लेक्स फोरी मीन्स law of forum, law which is applied in court, which means court would decide about relevance, admissibility and reliability of evidence. Lex fori, law of forum, law of court, one of the same thing. Lex fori, lex forum, forum means court, or law of court. Now when evidence is, ये example देखो इससे और ये clear होगा। when evidence is taken in one country, for example a country, फॉर अ सूट और एक्शन इन अनदर कंट्री। ठीक है, सूट और केस चल रहा है बी कंट्री में, एविडेंस लिया है ए कंट्री से, तो कहाँ का लॉ अप्लाई होगा जब सबमिट करोगे? बी कंट्री का। क्यों? क्योंकि प्रोसीडिंग वहां चल रही है। तो जिस के कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वहां का एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा, लेक्स फोरी। द रीजन इज दैट प्रोसीडिंग आर गोइंग इन बी कंट्री, हेंस द प्लेस वेयर प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, proceeding are going on, evidence law of that country would apply. अब देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं। सपोज ए है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए के ऊपर आरोप है कि उसने चोरी की है। अब राज्य, स्टेट इस चीज को प्रूव करेगा। क्रिमिनल लॉ में दो पार्टी होती है, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ केसेस होते हैं जहां पर इंडिविजुअल के नाम आपको आएंगे, पर वो सीआरपीसी पढ़ेंगे या आगे वहां पर देखेंगे, अभी एविडेंस एक्ट पे फोकस करना है। और दूसरा देखो, सपोज ए क्लेम दैट बी हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, नाउ ए हैज टू प्रूव। ये आपका यहां से क्रिमिनल और सिविल लॉ का एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो अगर आप, राज्य स्टेट कह रहा है कि ए ने चोरी की है तो वो प्रूव करेगा, तो जो चीज कह रहा है उसको साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में एक पार्टी को प्रूव करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी यहां पर बेसिक चीजें समझो। अब सवाल ये है कि कैसे प्रूव करोगे, और जवाब है थ्रू एविडेंस, एविडेंस के माध्यम से। यू प्रूव थ्रू एविडेंस, प्रूफ इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस, एविडेंस प्रूव्स द फैक्ट। तो आप सबूत के माध्यम से साबित करोगे। प्रूव आपका साबित करना हुआ, एविडेंस आपका सबूत हुआ। ज्यूरिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशंस दी है एविडेंस की वो भी करेंगे बाद में, अभी बेसिक हम कर रहे हैं, अभी इस पे फोकस करो। लेट अस अंडरस्टैंड थीम एंड प्रोमाइसेस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखो, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड रिलायबिलिटी, इन टर्म्स को तो रट लो, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का फंडामेंटल इन टर्म्स के अराउंड ही घूमता है। इनको तो रट लो, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे और समझ में आएगा। एक्स फैक्टो जस्ट ओरिटर मीन्स लॉ अप्लाइज ऑन फैक्ट। बिल्कुल, जब तक कोई फैक्ट ही नहीं होगा, कोई तथ्य ही नहीं होगा, तो कोई चीज शुरू भी नहीं हो सकती। अब ये फैक्ट क्या है? तो फैक्ट देखो,
एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग इज अ फैक्ट। इसको हम फिजिकल फैक्ट कहते हैं। कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग। आपने रूम में बैठे हो, बेड रखा हुआ है, फैक्ट है। आपका दोस्त आपके रूम में आया, फिर कॉरिडोर में चला गया, फैक्ट है। खिड़की से बाहर आपने देखा गाड़ी जा रही है, फैक्ट है। आसमान में चांद है, फैक्ट है। पृथ्वी घूमती है, फैक्ट है। दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज अवेयर, ये हो गया साइकोलॉजिकल फैक्ट। आपका फ्रेंड आपके लिए एक पर्टिकुलर धारणा रखता है मन में, या आप किसी के मन में कोई रेपुटेशन रखते हो, कोई इंटेंशन रखते हो, वो हो गए आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट। इन शॉर्ट, जो कुछ भी हम देखते हैं और सेंस करते हैं वो फैक्ट है। लिविंग, नॉन लिविंग, कोई सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज रोटेटिंग इज अ फैक्ट। ठीक है, टू पीपल फाइटिंग ईच अदर। अब डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो, फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। आपकी इंद्रियां, आपकी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स आप परसीव कर सकते हो, वो सब फैक्ट है। अपनी इंद्रियों के, सेंसेस के माध्यम से जो भी परसीव करते हो, सब फैक्ट है। सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर। आपकी क्लास में बेंच रखे हुए हैं, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, दिस इज a fact. Certain object arranged in certain order. Man heard or saw something, fact. That a man hold a certain opinion, certain intention, ये हो गया आपका mental condition. That a man has a certain reputation is a fact. It's psychological fact, mental condition of which a person is conscious. Conscious का मतलब जागरूकता। इजीली समझने के लिए conscious का मतलब है आप जागरूक हो, आपको पता है उस चीज के प्रति। नाउ फ्रॉम दीज फैक्ट्स इश्यूज अराइजेस। इन फैक्ट से ही इशू अराइज होते हैं और लॉ अप्लाई होता है। अगर कोई लीगल इशू अराइज नहीं हो रहा, आप बैठे हो अपने कमरे में पढ़ रहे हो, इसमें कोई लीगल इशू अराइज नहीं हो रहा, तो लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए इज सिटिंग एट हिज होम। ए अपने घर पे बैठे हुए हैं, ये एक फैक्ट है। ही हैज नॉट वायोलेटेड एनी लॉ, नीदर ही हैज ब्रीच्ड राइट ऑफ अदर। ना तो उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है और ना ही किसी के अधिकारों का हनन किया है। वो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई लीगल इशू अराइज नहीं हो रहा है, तो कोई लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो म्यूजिक चलाते हैं हाई पिच पे, हाई वॉल्यूम पे, तो वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कॉजिंग न्यूसेंस। और या फिर ही इज फायरिंग गन शॉट्स एट अदर्स फ्रॉम हिज विंडो। अगर वो अपनी खिड़की से गोलियां चला रहे हैं लोगों के ऊपर, तो यहाँ पर भी लीगल इशू अराइज होगा और लॉ अप्लाई होगा। न्यूसेंस के केस में पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस है तो आपका जो भी सिविल क्रिमिनल अप्लाई होगा इस द केस में भी। और गन शॉट कर रहा है तो ये नेग्लिजेंस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, आईपीसी, जो भी आपके लॉ हैं वो अप्लाई होंगे। हेंस लॉ वुड बी अप्लाइड टू एनी एक्ट विच अट्रैक्ट्स लीगल कंसिक्वेंसीज। जो भी एक्ट है जिससे लीगल कंसिक्वेंसीज हो रहे हैं वहां पर लॉ अप्लाई होगा। अब ये देखो सिचुएशन हाइपोथेटिकल, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी। ठीक है, अब देखते हैं क्या फैक्ट है। अब ये तथ्य है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट भी दिखेंगे, फिजिकल फैक्ट भी दिखेंगे। ए इज 6 feet टॉल, ए हैज 2 cars, ए हैज 3 dogs, ए हैज अ लाइसेंस्ड गन, ए हैड इल विल टुवर्ड्स बी। आ गया साइकोलॉजिकल। बी हैड टेकन लोन फ्रॉम ए विच ही वॉज नॉट पेइंग बैक। बी ने ए से उधार लिया था, वापस नहीं कर रहे थे, और ए ने उनको थ्रेटन करा था कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ए ने बी को गोली मारी, शूट किया, उसके स्टमक और चेस्ट पर एम करते हुए। बी वॉज फाउंड डेड बाय गन शॉट। बी का जो ब्लड था वो ए के कपड़ों पे मिला है, और जहां पर ये घटना हुई वहां पर मार्क्स थे स्ट्रगल करने के, वॉइसेस, आवाजें, शोर हुआ, वो सुना लोगों ने जो नेबरिंग एरियाज में रहते थे। तो अब जो भी फैक्ट है ये लीगल इशू अराइज कर रहे हैं जो कि मर्डर है। यहाँ पर हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, तो मर्डर मान के चलो, कल्पेबल होमिसाइड और बाकी चीजों का भी नहीं देखना, वो आईपीसी में देखना। तो यहाँ पर लीगल इशू क्या हो रहा है, मर्डर, आईपीसी अप्लाई होगा। नाउ लॉ वुड बी अप्लाइड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में देखो आप, ए बी सी आर नॉट रेलिवेंट टू केस। अब ये जो पूरा मैटर है, सपोज करो आप जज हो, ठीक है, आपके सामने वकील कह रहा है कि ए 6 फुट लंबे हैं, इनकी 2 गाड़ियां हैं, ही हैज 3 डॉग्स। इन चीजों को वो साबित करना चाहते हैं। भैया क्यों साबित करना चाहते हो, क्या रेलिवेंसी है, क्या फायदा है आपके केस से, क्या ये कनेक्टेड है? आपके केस से ये कनेक्टेड ही नहीं है तो ये रेलिवेंट हो गया ना। अब देखो डी से लेकर जे तक सब रेलिवेंट फैक्ट है। जैसे डी, उसके पास एक लाइसेंस्ड गन थी, ठीक है, फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है कि उसके पास हथियार था। ए हैड इल विल टुवर्ड्स बी, रेलिवेंट फैक्ट है, उसने लोन लिया था तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको,
ठीक है, वो उसको थ्रेटन कर रहा है, ये ओकेजन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। वो उसके स्टमक और चेस्ट पर एम कर रहा है, मतलब उसकी इंटेंशन है। देखो सेक्शन 8 क्या कहता है, मोटिव प्रिपरेशन, तो यहाँ पर मोटिव इलविल की बात आ गई। 14 कह रहा है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, तो अगर कोई इंटेंशन है, कोई इलविल है, तो वो भी सामने आ जाएगी। सारे रेलिवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी ना किसी सेक्शन में, रेलिवेंसी है 5 to 55। ठीक है, तो ये सब अभी समझो आप रेलिवेंट कि वो जो केस से रिलेटेड है बस उसी का सबूत देना है, जो केस से रिलेटेड नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लड है बी का एक एक क्लोथ्स पे मिला है, ये आपके एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन फोरेंसिक के लिए रेलिवेंट हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी बी के कपड़ों पे खून मिला है ए का, तो अगर जज कहेगा कि भाई ये रेलिवेंट क्यों है, तो अरे भाई मर्डर किसका हुआ है, बी का, किया किसने है, आरोपी को आरोप किस पे लगा है, ए पे, ए के कपड़ों पे बी का खून है, ये रेलिवेंट कैसे नहीं होगा, ये रेलिवेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये स्ट्रगल के मार्क्स हैं और जो आवाज सुनी गई थी, ये आपका हो गया रेस जेस्टे। सेक्शन 6 रेस जेस्टे, जैसे ये देखो इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी, ओके, वट एवर वो सेड और डन बाय ए और बी और बाय स्टैंडर्ड्स और द बीटिंग, ये सब रेलिवेंट है। तो यहां पर जो भी आवाजें सुनाई दी है वो सब रेलिवेंट हो गई। तो किसी भी सेक्शन में रेलिवेंसी के चैप्टर में अगर वो फॉल कर रहा है तो वो रेलिवेंट होगा। अब ध्यान से सुनो, फैक्ट EFGH ये है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ऑटोमेटिक ही रेलिवेंट होता है। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है, पहले सिंपल शब्दों में ये समझ लो। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स जो आपको प्रूव करने हैं। अब मर्डर अगर प्रूव करना है तो मर्डर के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ए हैड इल विल, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कोई मोटिव था, इंटेंशन थी, मोटिव था, इंटेंशन थी, तो मोटिव था, इल विल थी, पैसा लिया हुआ था जो कि वो वापस नहीं कर रहा था और उसको डरा धमका रहा था। ठीक है जी, उसने गोली मारी उसके स्टमक और चेस्ट पे। अगर आप स्टमक और चेस्ट पे गोली मार रहे हो तो ये बॉडी के वाइटल पार्ट है, आपको नॉलेज है कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, H बी वॉज फाउंड डेड बाय गन शॉट, जब तक व्यक्ति मरेगा ही नहीं तो आरोपी पे मर्डर का चार्ज कैसे लग सकता है। और डेड बॉडी का मिलना, देखो अब इसमें ना डेड बॉडी का मिलना पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन कुछ केसेस हुए हैं ऐसे जहां पर डेड बॉडी नहीं मिली लेकिन क्लियर हो गया था कि मर्डर एक्यूज नहीं किया है, तो वहां सजा दी गई है। तो अभी वो आईपीसी का है, यहाँ पर आप बस बेसिक समझो जो समझाया जा रहा है। तो तीन चीज आ गई यहाँ पर, मेन चीज आ गई हमारी रेलिवेंट फैक्ट आ गया। फैक्ट से हम गए रेलिवेंट फैक्ट पे और फैक्ट इन इशू पे और इररेलिवेंट पे। अब देखो, इन ऑर्डर टू प्रूव मर्डर इंग्रेडिएंट ऑफ 300 हैव टू बी प्रूव्ड। ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट है फैक्ट इन इशू। और जो दूसरे फैक्ट हैं विच आर रेलिवेंट फैक्ट्स। तो फैक्ट जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल है, ठीक है, जो फैक्ट है वो या तो रेलिवेंट फैक्ट होगा या फैक्ट इन इशू होगा, और जो फैक्ट इन इशू है वो तो ऑटोमेटिक ही रेलिवेंट होगा। हेंस फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो तथ्य, वो फैक्ट जो रेलिवेंट है, जो फैक्ट इन इशू है, वही सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। फैक्ट इन इशू में गेट प्रूव्ड बाय इटसेल्फ, और ये भी आपको बताते हैं, रुको। ये डेफिनेशन हमने फैक्ट की डेफिनेशन कर ली। अब ये सिर्फ रेलिवेंट की बात कर रहा है कि रेलिवेंट क्या होता है, लेकिन उसमें फैक्ट के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ रेलिवेंट होगा। ये डेफिनेशन देखो, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर। ओके, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट होगा कब, व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड इन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। सो ये सेक्शन 5 to 55, सेक्शन 5 to 55 रेलिवेंसी की बात करता है। वो सारे रेलिवेंट फैक्ट है, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट है। सो वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट जब होगा जब वो कनेक्टेड इस तरीके से है दूसरे से, जैसा कि लॉ में बताया गया है। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कि ए ने उससे उधार लिया था, तो ये फैक्ट कनेक्ट हो गया ना। ए ने बी का मर्डर किया है और बी ने ए से पैसा उधार लिया था लेकिन वापस नहीं कर रहा था, तो अब आप कहोगे कि भाई ये रेलिवेंट फैक्ट है कि उसने पैसा उधार लिया था और वापस नहीं कर रहा था।
तो वो कनेक्ट हो गया ना, और कनेक्ट मैंने आपको सेक्शन दिखाए हैं, जैसे 7 हो गया, ये जो यहाँ पर जो ये शोर और आवाज आई ये रेस जेस्टे हो गया, ठीक है, ये फोरेंसिक वाला हो गया, तो ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, फैक्ट इन इशू ऑटोमेटिक रेलिवेंट होता है, दूसरे फैक्ट रेलिवेंट होते हैं। फैक्ट इन इशू है, एक ही इंटेंशन थी, उस फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए आप दूसरा फैक्ट दोगे, क्या कि बी ने ए से पैसा उधार लिया था और वो वापस नहीं कर रहा था, इसलिए ए के मन में ऐसी धारणा थी, ठीक है। तो ये सीरीज चलती है। देखो आप एक फैक्ट बोलते हो कि ए बी को धमकी दे रहा था, क्यों दे रहा था, क्योंकि उसने पैसा लिया था और वो चुका नहीं रहा था, ठीक है। तो फैक्ट के थ्रू ये सीरीज चलती है इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें इजी है ये, एक बार ध्यान से समझो हो जाएगा। अब फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन देखते हैं। हमने फैक्ट की डेफिनेशन देख ली, रेलिवेंट का मतलब भी समझ लिया कि भाई 5 से 55 में जो भी चीज आ रही है वो सब रेलिवेंट है। और फैक्ट इन इशू मीन्स एन इंक्लूड, क्या कहता है, एनी फैक्ट। तो फैक्ट की डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं, एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ, इसके लिए एग्जांपल 1 दिया हुआ है, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, उसके लिए एग्जांपल 2 दिया है। तो कह रहा है एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ, जो खुद से या किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट होके किसी भी लायबिलिटी, राइट और डिसेबिलिटी, रुको ऐसे सुनो, एनी फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर, ओके, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस प्रूव्ड, अभी करेंगे डेफिनेशन, नॉन एग्जिस्टेंस डिसप्रूव्ड। तो कोई भी फैक्ट जो खुद से या किसी और फैक्ट से कनेक्ट होके किसी चीज की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, वो फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अब ये कह रहा है नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, कोई भी फैक्ट जो खुद से या किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट होके, ठीक है, किसी भी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी का नेचर और एक्सटेंट बताता है। जिस राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को या तो असर्ट किया गया है या डिनाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट कह रहा है कि मिस्टर ए की लायबिलिटी है, मर्डर किया है, पनिशमेंट होनी चाहिए, वो असर्ट कर रहा है, मान लो दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, ठीक है। तो इस राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी के नेचर और एक्सटेंट को, जिसको एक पार्टी हाँ कर रही है दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए फैक्ट इन इशू का प्रयोग होता है। अब देखो डेफिनेशन, एनी फैक्ट फ्रॉम विच, किसी भी फैक्ट से खुद से या दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में, नेचर और एक्सटेंट, ये डेफिनेशन डिकोड किया। आप इलस्ट्रेशन देखो, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, अब फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू, ए कोज्ड बीज डेथ। आप देखो डेफिनेशन मर्डर की, व्हेन वन पर्सन कोज डेथ ऑफ अनदर, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया कि ए ने ही डेथ कोज की है। ए के पास इंटेंशन थी, तो इंटेंशन भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ए हैड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपका उसको डिमिनिश करने के लिए भी यूजफुल होता है, ठीक है। और जब वो उसकी डेथ कर रहा था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, तो ये आपको कहां पर ले जाएगा, जर्नल एक्सेप्शंस में। तो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू ओवरलैप कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं है, पर फैक्ट इन इशू को समझने के लिए इजीएस्ट वे है कि जो इंग्रेडिएंट है वो फैक्ट इन इशू है। इन चीजों को साबित करके ही आप उस लायबिलिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हो, या तो एस्टैब्लिश होगा या एस्टैब्लिश नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज करो ये प्रूव हो गया कि बी अनसाउंड माइंड का था, तो जो पार्टी इस लायबिलिटी को, मर्डर की लायबिलिटी को डिनाई कर रही है, तो ये फैक्ट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, एस्टैब्लिश हो गया। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मींस वो फैक्ट है, नॉन एग्जिस्टेंस मींस वो फैक्ट नहीं है। बाय इटसेल्फ, वो फैक्ट खुद से ही कैसे एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर रहा है, मिस्टर ए इज सन ऑफ मिस्टर बी, तो ये फैक्ट कि ए बी का पुत्र है, ये फैक्ट अपने आप प्रूव करता है कि ए बी का लीगल हियर है। और दूसरे का एग्जाम्पल, जो ऊपर हमने मर्डर केस का एग्जाम्पल किया है, वहां पर जो फैक्ट इन इशू है वो दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उसके पास लाइसेंस्ड गन थी, इलविल थी, ये ब्लड मिला है, ये रेसजेस्टे है, ठीक है, ये फोरेंसिक वाला है, तो इन सब की वजह से वहां पर साबित हुआ है कि उसने मर्डर किया था। तो फैक्ट इन इशू
दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट हुआ, फैक्ट इन इशू एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ कनेक्ट हुआ, फैक्ट इन इशू रेस जस्टे के साथ कनेक्ट हुआ, फैक्ट इन इशू इंटेंशन इलविल के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है, और फिर उसने एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी, एग्जिस्टेंस को साबित कर दिया कि हाँ ए ने ही मर्डर किया है। तो अब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को हम प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के तरीके से समझेंगे, ये मैंने इंटरप्रिटेशन की आपको समझाने के लिए, ठीक है। प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, एग्जिस्ट करता है और नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखो प्रूव्ड की डेफिनेशन क्या है। A is said to be proved, a fact is said to be proved when after considering the matter before it, ठीक है। Court either believes it to exist or consider its existence so probable that a reasonable prudent person under the given circumstances would believe. For example, आप जज हो, ठीक है, और सारे सबूतों को देखकर आपको ये यकीन हो गया कि ये बात सच है कि ये जो ऊपर आप जज हो और आपके सामने ये सारे फैक्ट हैं। तो ये सारे फैक्ट देखने के बाद आप एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को भी ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ए ने ही मर्डर किया है। तो ए ने बी का मर्डर किया है, ये प्रूव हो गया। अगर सिर्फ ये फैक्ट आपके सामने हैं और इन फैक्ट के बेसिस पे आप प्रूव कर रहे हो दूसरी पार्टी, तो आप दूसरी पार्टी प्रूव कर रही है तो उसका फैक्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो इफ कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस बिफोर इट, इसको अंडरलाइन करो, इधर believes that fact is proved और consider existence of fact probable, या तो प्रोबेबिलिटी के लेवल पे ऐसा लगता है कि ये हुआ ही होगा या वो प्रूव ही हो गया, ठीक है। और कोर्ट जब ये यकीन करेगी तो कैसे एक्ट करेगी, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के तरीके से। मैंने पहले भी आपको बताया है कोर्ट भी एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के तरीके से ही सोचती है और काम करती है। डिसप्रूव्ड इसका जस्ट उल्टा है, सारे फैक्ट कंसिडर करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ए ने मर्डर नहीं किया, प्रूव नहीं होता, तो वो डिसप्रूव हो गया। कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। एविडेंस किसका दिया जाएगा, फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का, इसके अलावा किसी का भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और इनकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में दिया जाएगा, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। प्रोडक्शन, तो जज भी, ठीक है, किसी भी फैक्ट का प्रॉपर प्रूफ पाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। लेकिन कंडीशन देखो, जज इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, तो वो भी सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट का ही प्रूफ मांगेगा। जज में आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम एनी विटनेस और पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इररेलिवेंट। लेकिन देखो प्रोविजो क्या कहता है, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर बाय दिस एक्ट टू बी रेलिवेंट। क्या मतलब हुआ इसका, जज फिर इररेलिवेंट क्यों पूछ सकता है, इररेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मान लो इररेलिवेंट क्वेश्चन पूछ के जज को किसी रेलिवेंट चीज के बारे में पता चल गया जो इस एक्ट के हिसाब से रेलिवेंट है, तो फिर वो डिसीजन उस हिसाब से देगा। तो जजमेंट किस पे बेस्ड है आपका, रेलिवेंसी, ठीक है। जो भी फैक्ट इस एक्ट ने रेलिवेंट कहा है बस उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी के बिहाफ पर डिसीजन दिया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में है लीगल रेलिवेंसी, जज को बताया हुआ है कि ये रेलिवेंट है और ये चीज ही एक्सेप्ट करनी है, तो जज उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगा। और रेलिवेंसी का है 5 to 55 में, तो लीगल रेलिवेंसी हम फॉलो करते हैं। existence or non-existence of fact in issue and such other fact as are declared relevant। तो fact in issue तो आपका हो गया ingredients जिसके थ्रू आप प्रूव करोगे, ठीक है, और अदर फैक्ट्स जो 5 से 55 में रेलिवेंट किए गए हैं। तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फैक्ट इन इशू प्रूव करने के लिए आपका रेलिवेंट फैक्ट होता है, रेलिवेंट फैक्ट के माध्यम से आप अपना
फैक्ट इन इशू साबित करते हो। अब देखो, टू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर असरटेनिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। भाई फैक्ट हुआ, लीगल इशू हुआ, लॉ अप्लाई हुआ। अब जब तक आप जज हो, जब तक आपको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट का पता ही नहीं होगा, आप डिसीजन कैसे दोगे? आपको यही नहीं पता चल रहा है कि गोली ए ने चलाई थी या किसी और ने चलाई थी, जजमेंट कैसे दोगे? ठीक है। और डिक्लेयरिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज बाय अप्लाइंग रेलिवेंट लॉ। फैक्ट का, तथ्य का पता करना है, दूध का दूध पानी का पानी करना है, सच का पता लगाना है और उसके बाद कानून को अप्लाई कर देना है। ठीक है। इसको सिक्योर करने के लिए फंडामेंटल रूल्स क्या है? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, यानी जो रेलिवेंट मैटर है, रेलिवेंट फैक्ट है, बस उन्हीं के सबूत दिए जाएंगे। इन तीनों को और डिटेल में करेंगे लेक्चर, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 होगा उसमें, अभी बेसिक समझो। हियर से एविडेंस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, सुनी हुई बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो करेंगे बाद में हम, पर ये तीनों बेस्ट एविडेंस रूल माने जाते हैं, तीनों के तीनों। हियर से, सुनी हुई बात को नहीं मानेंगे। अगर आपने देखा है तो आप आओ और कोर्ट में बताओ, लेकिन आपने किसी और से सुना है तो आपका एविडेंस हम नहीं मानेंगे। और हर केस में बेस्ट एविडेंस देना है। बेस्ट एविडेंस मतलब, अब एविडेंस 2 प्रकार के हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब मान लो कोई लेटर है, अब उस लेटर को प्रूव करने की बात आ रही है, तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री होगा, ओरल अलाउड नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट्री में भी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस आते हैं, तो बेस्ट कौन सा है? प्राइमरी। लेकिन जहां कोर्ट ने बताया है कि सेकेंडरी एक्सेप्ट कर सकते हो तो सेकेंडरी। ये जब हम काइंड्स ऑफ एविडेंस करेंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये समझो। अब देखो, ये फ्लो चार्ट देखो एक बार, इस फ्लो चार्ट से सारा आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। कोई ना कोई फैक्ट होगा, एक या एक से ज्यादा फैक्ट होंगे। अगर वो लीगल इश्यू को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर फैक्ट इन इश्यू होगा और रेलिवेंट फैक्ट होगा। इनको कैसे साबित किया जाएगा? एविडेंस और प्रिजम्पशंस के थ्रू। ये आगे पढ़ेंगे प्रिजम्पशंस क्या होती हैं, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। और इसी स्टेज पर यह देखा जाता है कि क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? अगर ये 5 से 55 की दशा में आ रहा है तो भैया ये एडमिसिबल है। अगर ये इंडियन एविडेंस एक्ट के दायरे में आ रहा है तो एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है। तो कोर्ट पहले देखेगा कि इसको ये एविडेंस रेलिवेंट सही है या नहीं है, इसको एडमिट भी करना है या नहीं। तो अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के दायरे में आ रहा है तो जज कहेगा कि ठीक है, एडमिसिबल है। जज डिसाइड करेगा एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है। अगर एविडेंस एडमिसिबल है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसको कोर्ट में एडमिट किया जाएगा। जब कोर्ट में एडमिट किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और रिलायबिलिटी का, कि एविडेंस एक्सेप्ट तो कर लिया हमने। एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हम उस पर रिलाई करेंगे ही करेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब अलग है, रिलायबिलिटी का मतलब अलग है। मान लो हमने एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया, विटनेस आया एविडेंस देने के लिए, लेकिन उसका टेस्टिमोनी रिलायबल नहीं है, तो हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। मान लो जब वो उसका एग्जामिनेशन चल रहा है तो जज को लगता है कि ये तो इंटरेस्टेड विटनेस है, ट्यूटर्ड विटनेस है, तो एडमिट तो कर लिया लेकिन हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। किन किन चीजों से डील करता है? व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना है? फैक्ट इन इश्यूज को प्रूव करना है। व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट कैन बी पुट टू प्रूव, कौन से फैक्ट है जिनको आप प्रूव करोगे? रेलिवेंट फैक्ट्स को। हाउ फैक्ट इन इशू टू बी प्रूव्ड, फैक्ट इन इशू को समझने के लिए प्राइमरी फैक्ट भी बोल सकते हैं और फैक्टम प्रोबेंडम भी बोल सकते हैं। इनको आप साबित करोगे सेकेंडरी फैक्ट, फैक्टम प्रोबेंस के थ्रू, यानी जो आपके रेलिवेंट फैक्ट है, उन फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट से आप फैक्ट इन इशू को प्रूव करोगे। सेकेंडरी फैक्ट के थ्रू आप प्राइमरी फैक्ट को प्रूव करोगे। जो ब्लड मिला है बी का ए के कपड़ों पे, ये प्रूव करता है कि ए वहां पर था और उसने गन चलाई है, इलविल वहां से साबित होता है। तो उन सेकेंडरी एविडेंसेस के थ्रू आपने फैक्ट इन इशू को प्रूव कर दिया। हाउ इट वुड बी प्रूव्ड, मोड्स ऑफ प्रूफ, कैसे प्रूव करोगे? एविडेंसेस के थ्रू, प्रिजम्पशन, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, ये सब बाद में करेंगे, क्या आता है अभी इतना समझ लो। ठीक है। यहां पर मेन फोकस रखो कि एविडेंस के थ्रू प्रूव करेंगे, सबूतों के थ्रू। ठीक है।
व्हाट कैन बी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया जाएगा, ये एडमिसिबिलिटी के पॉइंट से आ गया है। और यहां पर हम कर सकते हैं व्हाट कैन बी एडमिसिबल। तो जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है लीगल रेलिवेंसी और दूसरे प्रोविजंस के माध्यम से एज द केस में भी, वो एडमिसिबल होगा। व्हेन इट वुड बी डीम्ड टू बी प्रूव्ड, कब हम मानेंगे कि वो प्रूव हो गया, तो यहां पर आपका प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड देखना पड़ेगा। हु वुड प्रूव इट, सब साबित कौन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका भी पूरा चैप्टर है। और उसके बाद आपका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ध्यान से सुनना है, एक बार अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो पूरा एक्ट आपकी मुट्ठी में होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी फिर दोबारा से जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। कहानी घूम रही है, फैक्ट से शुरू होती है, फैक्ट की डेफिनेशन हमने कर ली, ठीक है। अब जो फैक्ट है तो वहां से लीगल इश्यू अराइज हुआ है। लीगल इश्यू अराइज हुआ है तो अगर मान लो क्रिमिनल लॉ है तो कुछ उसका इंग्रेडिएंट होगा, सिविल लॉ है तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है, वो आपके फैक्ट इन इशू मान लिए जाएंगे, ठीक है। और ये फैक्ट इन इशू या तो खुद से साबित करेंगे, नहीं तो इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, और ये अदर फैक्ट हो गए आपके रेलिवेंट फैक्ट्स। 5 to 55 लीगल रेलिवेंसी, याद रखना अमेरिका में लॉजिकल रेलिवेंसी होती है, वहां जज लॉजिक के बिहाफ पे डिसाइड करता है। हमारे यहां पर वो लॉजिक नहीं लगाता, वो देखता है इंडियन एविडेंस एक्ट उठा के कि जो ये फैक्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं ये रेलिवेंट है या नहीं है। रेलिवेंसी, लीगल रेलिवेंसी में हमारे में 5 से 55 में आता है या नहीं आता, आता है तो अलाउ कर देंगे। जब हम 5 to 55 के सेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। तो आपका फैक्ट है, आपका फैक्ट इन इशू है, आपका रेलिवेंट फैक्ट है, आपका एडमिसिबिलिटी है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड रिलायबिलिटी। तो ठीक है, हो सकता है समझ में आ गया हो, समझ में ना आया हो, टेक्निकल लग रहा हो या और कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।